नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, हमने आपसे एक वादा किया था कि जल्दी ही हम आर ओ के सारे पेपर जो है एक ही साथ आपसे सॉल्व करवाएंगे, डिस्कस करेंगे। वही लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, आर ओ के पेपर और किसी भी परीक्षा को देते, मतलब जब तैयारी के क्रम में जब हम देने जाते हैं तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि परीक्षा के ट्रेंड का हमको पता चलता है। ठीक है, परीक्षा के ट्रेंड की हमको जानकारी मिलती है। ठीक, कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। दूसरी जानकारी हमको क्या मिलती है, इससे ये पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक, क्योंकि सिलेबस चाहे इतना बढ़िया आप देखे रहें, लेकिन अगर पुराने प्रश्नों को नहीं देखते हैं तो उस परीक्षा का ट्रेंड क्या है और कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं ये आप नहीं जान पाएंगे। ये जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर लेने चाहिए। दूसरी बात है कि चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो और चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिनिमम 65-70% प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं। कितने? 65-70%। ठीक है, इतने प्रश्न लगभग रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए अगर हम पिछले 5-7 सालों के प्रश्न पत्रों का अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, अच्छे से मतलब उनका एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए हम अपना एक सटीक रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि हमको ऐसे ऐसे पढ़ना होगा, इतना ध्यान हमें इस सेक्शन पे देना है, इतना ध्यान इस सेक्शन पे देना है। तो इस वजह से आर ओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदी का डिस्कशन हम आपसे लगातार कर ही रहे हैं। उसमें विलोम शब्द का डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, विलोम शब्दों के बाद पर्यायवाची का डिस्कशन चल रहा है। जल्दी ही अन्य सेक्शन का भी डिस्कशन किया जाएगा। और समीक्षा अधिकारी का भी मैंने कुछ दिन पहले शुरू किया था, लेकिन मैंने घटना चक्र से शुरू किया था। तो घटना चक्र में मुझे एक कमी ये लगी कि उसमें टॉपिक वाइज दे रखा है। एक तरफ इतिहास दे रखा है, एक तरफ भूगोल दे रखा है। ठीक है, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया है, शिल्पी का पेपर आज उठाया है। शिल्पी पब्लिकेशन अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं करवा रहा हूँ। शिल्पी पब्लिकेशन में क्या है, एक पूरा पेपर एक साथ दिया हुआ है। मतलब जैसे 2000 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2021 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 2021 के जीएस में 140 प्रश्न पूरे जितने आए थे, सब कुछ यहीं एक जगह इन्होंने दे रखा है। ये इनकी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे पेपर, पूरे 140 प्रश्नों का डिस्कशन एक साथ तो नहीं करेंगे, 2-3 पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज उसके कुछ पार्ट का, कुछ प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है, इसको बनाने का मकसद, आपके पास बुक तो है ही ऑलरेडी, या नहीं भी है तो आप भी शिल्पी पब्लिकेशन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो फिर यहाँ करने की क्या ज़रूरत पड़ी। यहाँ करने का मतलब इतना है कि अगर हम यहाँ डिस्कशन आपसे पेपर का कर रहे हैं तो होता क्या है, कई बार चीज़ों को हम 10 बार एक ही बुक से पढ़ते हैं, लेकिन वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्लियरिटी नहीं आ पाती। 10 बार पढ़ने के बाद भी हम परीक्षा में जाते हैं तो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो यहाँ डिस्कशन करने से क्या होगा कि चीज़ें आपके सामने दिखेंगी, ठीक। और किसी भी
तथ्य को, किसी भी फैक्ट को याद करने का क्या तरीका होता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो ये मान लीजिए कि 99% चीज़ों को आपने तैयार कर लिया है, इतना अगर कर लेते हैं तो। लेकिन इतने में से अगर एक भी सेक्शन आपका चूक रहा है, छूट रहा है, तो आप 100% चीज़ों को गैदर नहीं कर पाएंगे, तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन ज़रूरी हो जाता है। पढ़ तो आप रहे ही हैं, लिख भी रहे हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट को लिख रहे होंगे, अंडरलाइन कर रहे होंगे, ठीक है। अब सुनने और देखने वाली प्रक्रिया बच जाती है। तो सुन और देख अगर आप हमारे वीडियो से लेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर वो क्वेश्चन या उसके आसपास का कोई घटनाक्रम आएगा तो तुरंत आपके अवचेतन मन में ये याद आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे इसको सर ने डिस्कशन हम किया था, यहाँ पे उन्होंने ये बताया था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के डिस्कस करने का मकसद हमारा केवल इतना है। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखें, सुनें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। एक चीज़ ध्यान रहे, किसी भी निष्कर्ष पे आप तभी पहुंच सकते हैं जब पूरा लेक्चर सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। आप 2 मिनट 4 मिनट देखने के बाद अगर वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको कोई लाभ इससे होने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इससे समय खराब होता है। समय तब खराब होता है जब आप 10 वीडियो की छोटी छोटी क्लिप देख करके अपना टाइम खराब कर लेते हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहले ही पहुंच जाते हैं और क्लास पूरी नहीं देखते हैं। तो क्लास अगर आप पूरी देखेंगे तो आपका समय बिल्कुल नहीं खराब होगा। आप यहाँ से 40-50 प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे, निश्चित है, ठीक है। तो इसलिए पूरी क्लास ध्यान से देखिए, उसके बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज इसका पहला पार्ट है, हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं शुरू करने से पहले कि ये मान लीजिए कि 2021 का पेपर मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, तो 2021 का तो डिस्कशन किया ही जाएगा, प्री और मेंस का, प्री मेंस, ठीक। इसके बाद फिर 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम, ठीक है, इसका भी हम प्री और मेंस डिस्कस करेंगे। और फिर 2017 का जो प्री मेंस हुआ था, इसका भी री एग्ज़ाम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्री और मेंस, री एग्ज़ाम नहीं मतलब प्री और मेंस, इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था, उसके पेपर भी हम लोग देखेंगे। और इसके पहले 2015 है, 2014 है, 15 है, 13 है, इन सब के पेपर का भी विश्लेषण हम लोग करेंगे। यानी कुल मिला के 5-6 प्रश्न पत्रों का डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर टाइम बचेगा हमारे पास तो इसके पहले भी जो UDA LDA नाम से एग्ज़ाम होता था, उसके भी प्रश्न पत्रों का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, इसलिए इतना लंबा डिस्कशन हो गया। अब शुरू करते हैं, प्रश्न पत्र पे आते हैं। देखिए दिया गया है, इस प्रश्न पत्र के अध्यायवार पूछे गए प्रश्नों की संख्या क्या है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 2021 में किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे। ये भी पेपर विश्लेषण का एक शानदार तरीका होता है। इससे यह पता चलता है कि हमको किस सेक्शन को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा अच्छा बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुल 17 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक। सामान्य विज्ञान तो परंपरागत ही रहता है, प्रौद्योगिकी आपके करंट अफेयर से कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से 11 प्रश्न पूछे गए थे और राष्ट्रीय आंदोलन से 16 प्रश्न। यानी कुल मिला के हमको राष्ट्रीय आंदोलन वाले सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है अपने RO के एग्ज़ाम में, इतिहास वाले सेक्शन में, ठीक। और 11-16 मिला लें तो 6-1-7-1-1-2 यानी कुल 27 प्रश्न इतिहास से पूछे गए थे। इसका मतलब इतिहास सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है हमारी परीक्षा का, हमारी तैयारी का। इसके बाद अगर आप देखेंगे
पॉलिटी से 7 प्रश्न पूछे गए थे। जरूरी नहीं कि इस बार भी 7 ही पूछे जाएंगे, इससे प्रश्नों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। उसे मेरा अनुमान है कि इससे 11-12 प्रश्न तो जरूर आएंगे, इसलिए इसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लीजिए। दूसरा हमारा सेक्शन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से 15 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक और करंट, ठीक है। तो आपको स्टैटिक पोर्शन अभी तैयार करना है, करंट को करंट अफेयर से तैयार करना है। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण मिला के कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे, तो मतलब एवरेज में 10 प्रश्न इसका भी मानकर चल सकते हैं। विश्व एवं भारत का भूगोल से 19 प्रश्न पूछे गए थे। तो इतिहास के बाद दूसरा अगर सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है तो वो ये है, विश्व एवं भारत का भूगोल है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, 13 प्रश्न उस समय भले पूछे गए थे, लेकिन अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी मिला के 5-7 प्रश्न और रहे होंगे इसमें। तो करंट में आप कुल मिला के कम से कम 20 प्रश्न मानकर चलिए कि आरओ में पूछे जाने हैं, ठीक है। मानसिक योग्यता से 13 प्रश्न पूछे गए थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। न्यूनतम 10 प्रश्न तो इससे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है। और ये सेक्शन जो लोग बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं वो 8-10 प्रश्नों के मार्जिन में रहते हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल हो गया, रीजनिंग हो गई, जनगणना हो गया, कृषि हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है आरओ के, जिनको लोग हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। तो कृषि के भी आप 1.5-2 पेज के एकदम संक्षिप्त में नोट्स बना लीजिए, जनगणना के भी बना लीजिए, जनगणना के भी। और इसके अलावा जो है, जनगणना के अलावा कृषि हो गया, जनगणना हो गया, ठीक है। यूपी स्पेशल को भी बहुत अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक। देखिए, खेल एवं पुरस्कार से 1 प्रश्न आया था, ये भी करंट मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से 9 प्रश्न आया था, इसको भी एवरेज में 10 प्रश्न मान सकते हैं। विविध से 9 प्रश्न आया था, इसको भी एवरेज में 10 प्रश्न माना जा सकता है, ठीक है। तो ये तो प्रश्न पत्रों का विश्लेषण था। अब हम आते हैं 2021 वाले पेपर पे। पहला सेक्शन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दिया हुआ है। देखिए, दिया गया है क्या कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। सितार में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की उत्पन्न होती हैं, बहुत बार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसमें अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, ठीक। अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंग। देखिए, सितार के तार में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक स्थिर तरंग 2 स्थिर बिंदुओं के बीच आगे और पीछे परिवर्तित होने वाली तरंगों की उच्च स्थिति से उत्पन्न होती है। हस्तक्षेप प्रभाव दोनों नोट्स उत्पन्न करता है, जहां 2 तरंगें विनाशकारी हस्तक्षेप और एंटी नोट्स द्वारा रद्द हो जाती हैं, जहां लहरें रचनात्मक हस्तक्षेप से सुदृढ़ होती हैं, ठीक है। तो यानी एक सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। 2 एक जैसे बल्ब हैं, उनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि अधिक रोशनी मिलेगी। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों, ठीक है। ये कूट दिया गया है, 1 में अधिक, 2 में अधिक, 1 और 2 दोनों में समान, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो देखिए इसका भाई क्या आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। बी में क्या दिया हुआ है, 2 में अधिक। देखिए, 2 एक जैसे बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलती है। समांतर क्रम में जुड़े 2 या अधिक को 2 सिरों वाले विद्युत अवयवों में सभी सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, किंतु इनमें से होकर बहने वाली धारा अलग अलग हो सकती है, जो उन अवयवों के प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता एवं अन्य बातों पर निर्भर करती है। घरों में लगे हुए बिजली के बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट आदि सभी समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में जुड़े होते हैं, समानांतर क्रम में, ठीक है। तो मतलब 2 एक जैसे बल्ब को दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों, 2 एक जैसे बल्ब हों, दोनों समानांतर क्रम में अगर जुड़े होंगे तो
रोशनी अधिक मिलेगी। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ कि दो एक जैसे बल्ब हों और दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों तो रोशनी एक जैसी मिलेगी। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाता है। कौन सा रेशम? गोसामर रेशम। देखिए टसर रेशम तो ये शाहतूत के पेड़ से होता है, शाहतूत के पेड़ से। ठीक है, तो ये शाहतूत के पेड़ वाला जो रेशम है ये एक स्पेशली रेशम का कीड़ा होता वो बनाता है। मूंगा रेशम मूंगे से उत्पन्न होता है। ठीक है, अहिंसा रेशम कौन सा है भाई, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाता है। कौन सा रेशम कहलाता है? गोसामर रेशम। टसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है, जबकि भारत में अग्रणी रेशम उत्पादक कर्नाटक राज्य है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा जानकारी हो गई, लेकिन ये आर्थिकी वाला जो डाटा है इस पे बहुत भरोसा मत करिएगा। एग्जाम के पहले जो डेटा आएगा आर्थिकी में वही हमको याद रखना है। इतना जान लीजिए कि मकड़ियों द्वारा गोसामर रेशम उत्पन्न होता है, टसर रेशम जो है रेशम के कीड़े द्वारा मिलता है, मूंगा रेशम भी मूंगे द्वारा मिलता है। ठीक है, अहिंसा रेशम किसे कहते हैं ये ज़रा सा आप भी गूगल करिएगा और मैं भी करूँगा। जब जानकारी मिलेगी तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है, अहिंसा रेशम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक मिनट कलर में थोड़ा कोई और चूज कर लूँ, इसकी विजिबिलिटी मुझे थोड़ा कम लग रही है ताकि और अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे। कौन सा चूज किया जाए? चलिए इसे ले लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अथवा से सही सुमेलित है अथवा हैं? चुकंदर से चीनी बनती है, सही है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, सही। एक चीज़ जान लीजिए, फलों में अगर पूछा जाएगा फलों में मीठापन किस कारण होता है तो ये भी फ्रक्टोज के कारण ही होता है, फ्रक्टोज। ठीक है, कपास दिया गया है सेलुलोस, दुग्ध दिया गया है लैक्टोस। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या क्या है? केवल 1, 2 तथा 3। अगला दिया गया केवल 2, 3 तथा 4। फिर अगला दिया गया केवल 1, 2 तथा 4। फिर दिया गया 1, 2, 3 तथा 4। तो इनमें से आपको बताना है कि मतलब कूट का चयन करके कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देख लीजिए, चुकंदर से चीनी बनती है, ये एकदम सही है। शहद से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है। कपास सेलुलोज से बनता है और दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 3 तथा 4 यानी सभी जो है सही सही इसमें सुमेलित किए गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुकंदर से चीनी बनती है, मतलब चीनी से चुकंदर से चीनी बनती है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। फलों में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा फलों में मीठापन किसके कारण होता है तो फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, फ्रक्टोज के कारण। कपास में सेलुलोज पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा भाई? दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट 8 बिट्स, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट्स, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। देखिए ये कौन सा सही नहीं है हमको बताना है, ध्यान रखिएगा। कौन सा सही है, अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि दिया गया कौन सा सही है, लेकिन दिया रहता है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सी वाला सही नहीं है। 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट नहीं होता है, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। क्या होता है? मेगाबाइट होता है। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, इसको याद कर लीजिए। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है।
1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1024 गीगाबाइट। ठीक है, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बराबर होता है। ठीक, तो फिर से एक बार, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी यही दिया हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। सुग्राही का मतलब सबसे आराम से, सबसे सही तरीके से सुन पाता है, ये कह रहा है। ठीक, दूसरा कह रहा है मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए अधिक सुग्राही होती है। ठीक है, ये कह रहा है। और तीसरा कह रहा है सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो सही आंसर इसमें हमारा क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? बी वाला सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही है। देखिए, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है, बिल्कुल सही है। 1000 हर्ट्ज तक की आवाज़ हम सबसे आराम से सुन सकते हैं। मनुष्य की आँख हरा रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। आँख के लिए फ़ायदेमंद अगर सबसे अच्छा रंग कोई माना जाता है तो वो हरा रंग माना जाता है। ठीक है, हरा रंग। इसीलिए देखिए चिकित्सालयों में अक्सर हरे रंग के सामान ज़्यादा रहते हैं, हरा रंग। ठीक है, हरे रंग के सामान ज़्यादा रहते हैं चिकित्सालयों में। तो ये होता है सुनने की दृढ़ता जो है मनुष्य की होती है 1/10 सेकंड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। ठीक है, सुनने की दृढ़ता कितनी होती है? 1/10 सेकंड। और दृष्टि की दृढ़ता कितनी होती है? 1/16 सेकंड। ये जरूर याद कर लीजिए। और ये जान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि विज्ञान वाला सेक्शन अभी तक जो यूपी लोक सेवा आयोग पूछता है उसमें ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। उसमें ज़्यादातर क्या, अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन जो है सही कर ले रहे हैं तो आपके विज्ञान वाले सेक्शन में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 दिनों से अधिक दिनों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आयोग बहुत पूछता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस तरीके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में ही मिल पाते हैं, इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाएगा, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए ORS का घोल दिया जाता है ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने के लिए। तो अगर 10 दिनों से अधिक दिनों तक आप उपवास रखते हैं तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन के बाद वाला स्रोत पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। चलिए आप बताइए कमेंट करके क्या है इसमें, क्या हो सकता है? जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, कौन सी ऊर्जा है? तो ये क्या बोलते हैं, कौन सी ऊर्जा है भाई? डी नंबर सही दे रहे हैं। डी नंबर में कौन सा दिया हुआ है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग को बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम से पूरा किया गया, लेकिन यह ईंधन लाखों साल पहले बने थे और इसके सीमित भंडार ही हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, इसलिए उन्हें हम संरक्षित करने की आवश्यकता है। भारतीय ऊर्जा में योगदान करने वाले जीवाश्म ईंधन के बाद सौर ऊर्जा दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है,
जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, देखिए नवीकरणीय स्रोत वो होंगे, नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत वो हैं कि जिनका क्षरण या तो होता ही नहीं या तो बहुत लंबे समय पर होता है, जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य से हमको जो ऊर्जा मिल रही है इसका क्षरण नहीं होता है, ठीक है। पवन ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या हैं? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। और अनवीकरणीय स्रोत का मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत जो एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं और उनका निर्माण काफ़ी लंबे समय बाद होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन एक बार नष्ट होने के बाद लाखों करोड़ों वर्षों बाद इसका पुनर्निर्माण हो पाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, या जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है। तो नदी के जल प्रदूषण का मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। नदी का जल प्रदूषण जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। विघटित ऑक्सीजन एक माप जो बताता है कि पानी में कितना ऑक्सीजन मतलब घुला हुआ है, घुला या घुला हुआ पाया जाता है। विघटित ऑक्सीजन DO ऑक्सीजन की मात्रा है जो जीवित जलीय जीवों के लिए उपलब्ध है। विघटित ऑक्सीजन की मात्रा इसकी जल गुणवत्ता को इंगित करती है, ठीक है। तो कुल मिला के नदी जल का प्रदूषण जो मापा जाता है वो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का यानी हाइड्रोजन सल्फाइड मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है? तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से निकलती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हैं। यह मानव और पशु अपशिष्टों के जीवाणु उपघटन के दौरान भी बनता है और सीवेज उपचार सुविधाओं और लैंडफिल से उत्सर्जन में मौजूद होता है। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध बेहद तेज और दुर्गंधयुक्त होती है। यह आँखों में जलन, गंध की भावना के अति उत्तेजना से संबंधित लक्षणों को प्रेरित कर सकती है, जिसमें इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज सिरदर्द होगा, मितली आएगी, उल्टी आएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है? ऑटोमोबाइल से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्यों है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स या लिथियम बाइकार्बोनेट। क्या सही होगा इसमें भाई? आप उत्तर देखते मतलब चारों ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए होंगे। देखिए जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, भले ही पहले ऑप्शन में ही हमको उत्तर मिल जाए, लेकिन हमको पढ़ना चारों ऑप्शन चाहिए। इससे क्या होता है, हम सटीक उत्तर पर पहुंचने का निर्णय ले पाते हैं। कभी कभी जो सही लगता है वो सही नहीं होता है, इसलिए पूरे चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स की उपस्थिति के कारण होता है। क्या क्या होता है? फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑर्सिकियम सैंक्टम है, ऑर्सिकियम सैंक्टम है। यह लामियासी परिवार के अंतर्गत है। कैफीन, यूजेनॉल, सिनोल जैसे यौगिकों की उपस्थिति के कारण तुलसी श्वसन प्रणाली के वायरस, बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण को ठीक करती है। अक्सर देखती है जुकाम उखाम होता है तो तुलसी वाली चाय पी जाती है, तुलसी का काढ़ा पिया जाता है। तुलसी के सक्रिय तत्व एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दिखाते हैं और सेलुलर और ह्यूमर दोनों तरह की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? एमिनो अम्ल का, ठीक है, केला, दाल, मछली, अंडा। तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या होगा? अंडा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत अंडे में पाया जाता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है, जो आपके शरीर में हर कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। तो अंडे में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सभी अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं? अंडे में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। देखिए इस तरीके क्वेश्चन भी आते हैं RO में, जिसको हम लोग अगर पेपर नहीं सॉल्व करें तो पता नहीं चलेगा और इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। CPU क्या शो करता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU मतलब क्या पूछा है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम नहीं है CPU का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही कंफ्यूज किया है, ठीक। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, CPU का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक। चलिए, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नासिक में बनाया जा रहा है, ये करंट में आएगा। इन्होंने इसको देखिए विज्ञान में प्रौद्योगिकी में रख दिया है, इसीलिए ऊपर जो विश्लेषण इन्होंने दिया है उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या कम दिख रही है। कई बार ये लोग सही से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको अपना दिमाग भी वहाँ लगाना चाहिए। देखिए, भारत का पहला मेट्रो नियो महाराष्ट्र के नासिक में अपनाया जा रहा है। यह रबर के टायरों पर चलेगा। यह परियोजना महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। मेट्रो नियो सेवा में 18 से 25 मीटर की लंबाई वाले विद्युत कोच शामिल होंगे। यह त्वरित गति से चलने वाली सार्वजनिक यातायात प्रणाली है, ठीक है। तो रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक में अपनाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ठीक है, काशी लालिमा अभी हमने बताया ना कि कृषि हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जनगणना हो गया, और क्या हो गया हमारा? यूपी स्पेशल हो गया। यूपी स्पेशल ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं क्वेश्चन हैं। इनको आप ज़रूर देख लीजिए। अगर कृषि से हम मान लेते हैं 5 प्रश्न आ गए, यूपी से हम मान लेते हैं 5 प्रश्न आ गए, जनगणना एवं नगरीकरण से हम मान लेते हैं 5 प्रश्न आ गए, ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल और यूपी तो एक ही है, और एक सेक्शन कोई है विविध मान लेते हैं, विविध रीजनिंग मान लीजिए, या मानसिक योग्यता कह लीजिए, मानसिक योग्यता, ठीक है। इससे 10 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो कितने प्रश्न हो गए? 5, 5, 10, 5, 15, 10, 25। और अगर इन 25 प्रश्नों को आप सही कर ले जाते हैं थोड़ी मेहनत से, तो बाकी लोगों से मार्जिन में हमेशा रहेंगे। इसलिए इन सेक्शन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो काशी लालिमा दिया गया किस फसल की प्रजाति है? गाजर, प्याज, टमाटर, भिंडी। तो काशी लालिमा जो है ना तो टमाटर की प्रजाति है, ना तो गाजर की है, ना तो प्याज की है, ये भिंडी की प्रजाति है। गाजर भी लाल होती है, प्याज भी लाल होती है, टमाटर भी लाल होता है। तो इससे हम लोग सोचेंगे कि कहीं इसी में से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। काशी लालिमा जो है भिंडी की प्रजाति है, इसको ध्यान रखना है। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भिंडी की एक नई किस्म काशी लालिमा विकसित की है, ठीक है।
आप बताइएगा हमको, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान महत्वपूर्ण संस्थान, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे भाई? वाराणसी में। ठीक, चलिए, इस भिंडी की विशेषता यह है कि हरे रंग की जगह लाल रंग की होती है, इसलिए इसे काशी लालिमा कहा जाता है। यह भिंडी एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती है। हरी भिंडी में क्लोरोफिल तथा लाल भिंडी में एंथोसाइनिन होता है। ठीक है, हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है और लाल भिंडी में एंथोसाइनिन होता है। ये भी एक नई जानकारी हमको मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व सरसों की तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, लोहा। तो देखिए सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी कौन सा है? सल्फर होता है। देखिए कैसे उपयोगी है भाई। सल्फर सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। सल्फर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, और सिस्टीन, मेथियोनीन, क्लोरोफिनन और तिलहन फसलों के तेल पदार्थ के संश्लेषण जैसे कार्यकीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीली सरसों में तेल की मात्रा 31 से 37% होती है। ठीक है, और 20 से 40% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? पीली सरसों में। पीली सरसों में तेल की मात्रा 31 से 37% और प्रोटीन 20 से 40% पाया जाता है। आप सर्च करिएगा काली सरसों में क्या कितना मिलता है तेल की मात्रा। काली सरसों, इसमें तेल की मात्रा कितनी मिलती है आप हमको सर्च करके बताइएगा। ठीक, चलिए, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीटों के नियंत्रण हेतु, वानस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण हेतु, खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो देखिए वानस्पतिक प्रसारण के लिए पौधों में गूटी लगाने का कार्य किया जाता है। वानस्पतिक प्रसारण के लिए काइन जनन पादपों अर्थात पौधों में एक प्रकार का अलौकिक जनन है, जिसकी मदद से मूल पौधे की कलम, तना या जड़ से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को वायु स्तरण या एयर लेयरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो वनस्पति प्रसारण, वनस्पति का प्रसार तेजी से हो इसलिए पौधों में गूटी लगाने का कार्य किया जाता है। ठीक, चलिए, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण संस्थान में से संबंधित है। देहरादून, नई दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़। आप बताएं हमको। तो देखिए भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी की स्थापना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है ये शहरी वेधशाला। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जो भूस्थानिक प्लेटफार्म पर विश्लेषण और दृश्यकरण को सक्षम करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा का उपयोग करता है। ठीक, अगला देखते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का सेक्शन अब शुरू हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया। ठीक है, तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो अपना उत्तराधिकारी गुरु नानक ने घोषित किया था गुरु अंगद को, जिन्हीं के बचपन का नाम लहना था। ठीक है, इनको हम गुरु अंगद के नाम से जानते हैं, इन्हीं के बचपन का नाम लहना था। ठीक, तो देखिए गुरु नानक देव ने अपनी मृत्यु के से पहले अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य भाई लहना को बनाया था, जो मतलब ये इनके भाई भी थे, जो बाद में गुरु अंगद देव नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1539 में गुरु नानक देव की मृत्यु के पश्चात उन्होंने कार्यभार संभाला। तो गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में हुई थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में
हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त की? किस सुल्तान ने? ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन पढ़ते ही अगर अनुभवी हैं जान गए होंगे कि ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ही कर सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विशाल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल अस्थाई सेना बनाई थी। सुल्तान खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया मानता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त जो है बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुर्शीद कुली खान, जिन्हें मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका पहला नाम सूर्य नारायण मिश्र था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मुर्शीद कुली खान का पहला नाम क्या था? सूर्य नारायण मिश्र। इसका जन्म 1660 से 1727 बंगाल में हुआ था। यह बंगाल का पहला नवाब था। ठीक है, बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकाल दिया गया है और वर्तमान अवस्थिति दी गई है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल और वर्तमान अवस्थिति, इसमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है भाई। देखिए, कोल या कोयल अलीगढ़ पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से है ये। ठीक है, यूपी स्पेशल से जो 5-6 प्रश्न ऊपर दिख रहे थे वो भी कम से कम 10 प्रश्न हैं जो भूगोल, इतिहास, जनगणना और विविध में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दिया गया है, कोल कोयल किसका पुराना नाम था? अलीगढ़ का। महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जेजाक भुक्ति, कौशाम्बी। तो इसमें देखिए डी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कोल या कोयल अलीगढ़ का पुराना नाम था। महोत्सव नगर महोबा का नाम था। ठीक है, और महोदय श्री ये इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है शहर। यहाँ पे हर्षवर्धन ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, महोदय श्री को। ठीक है, और यहाँ पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट संघर्ष भी इसके लिए हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, कोल या कोयल अलीगढ़ का पुराना नाम था। महोत्सव नगर महोबा का पुराना नाम था। महोदय श्री कन्नौज का पुराना नाम था। और जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड, यानी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आता है इसका हिस्सा, इसको कहा जाता था बुंदेलखंड को। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको ये मुझसे गलत भी हुआ था, इसलिए मुझे याद हो गया, ये मुझे कभी नहीं भूलने वाला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद उपस्थित थे भारत में प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से ये कुल 8 थे। मल्ल था, काशी था, कोसल था, वत्स था, चेद था, पांचाल था, शूरसेन था, कुरु था। ठीक है, याद रखिएगा, मल्ल, काशी, कोसल यानी जो अयोध्या था हमारा, अयोध्या महाजनपद की ही राजधानी जो है कोसल या श्रावस्ती थी। ठीक है, वत्स था, चेद था, पांचाल था, और शूरसेन यानी जिसको आज हम मथुरा कहते हैं, इसकी शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ।
तो अच्छा, आप हमको ये भी बताइएगा कि किस महाजनपद की राजधानी क्या थी। ठीक है, किस महाजनपद की राजधानी क्या थी। जैसे काशी की वाराणसी थी, कुछ कुछ तो हमने आपको बता ही दिया। आप पूरा हमको कमेंट करके 16 महाजनपदों की राजधानियां बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपर्युक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है। ये भी देखिए यूपी स्पेशल से आया है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपर्युक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूति आल्हा से संबंधित है। किससे संबंधित है? आल्हा से। आल्हा बुंदेलखंड में ही इनका जन्म हुआ था। ये देखिए इससे ही पता चल रहा है, बुंदेली बोली की उक्ति है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अथवा किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन या पल्लवमल। ठीक है, तो इनमें से किस अथवा किन राजाओं को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया था, बताइए। जनता द्वारा जो है गोपाल चुना गया था और नंदीवर्मन पल्लवमल चुना गया था। काफ़ी कठिन क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। आपको पता नहीं कि पता था कि नहीं, लेकिन मुझे तो भाई बड़ा कन्फ्यूजिंग लगा ये। देखिए, पाल वंश का शासक गोपाल 750 से 770 तथा पल्लव वंश का शासक नंदीवर्मन द्वितीय पल्लवमल जनता द्वारा चुने गए थे। यशोवर्मन 925 से 950 ईस्वी जेजाक भुक्ति अर्थात आधुनिक बुंदेलखंड का चंदेल राजा था। कौन? यशोवर्मन। इसका शासनकाल 10वीं शताब्दी में था। राजा यशोवर्मन को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विशाल विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था, कंदरिया महादेवी मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यशोवर्मन क्या पूछ रहा था? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, तो 2, 3, 4 होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, व्याख्या के हिसाब से सही उत्तर क्या होना चाहिए? 2, 3, 4 होना चाहिए, क्योंकि 2, 4 तो इन्होंने दिया ही है और व्याख्या में यशोवर्मन को भी बता रहे हैं। तो इसको देखेंगे ज़रा। ये शिल्पी पब्लिकेशन है, इस पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा के इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फाहयान 399 से 414 ईस्वी, ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी, इत्सिंग 679 से 695 ईस्वी और अल-मसूदी 957 ईस्वी। तो इसमें से हमको बताना है सही कौन सा है भाई। देखिए, कौन सा यात्री कब आया था? फाहयान जो चीनी यात्री था ये 399 से 414 ईस्वी में आया था। ह्वेनसांग जो बौद्ध यात्री था ये 629 से 645 ईस्वी में आया था। इत्सिंग जो एक चीनी बौद्ध था 671 से 695 ईस्वी के बीच आया था। ठीक है, अल-मसूदी एक अरबी यात्री था, 957 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि के प्राचीनतम परिणाम कोल डेहवा और फलाना ढिमकाना दुनिया भर का है। ठीक, अगला देख लेते हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। देखिए, जौ तो है लेकिन धान नहीं है। धान क्यों नहीं है? क्योंकि धान का उत्पादन तो शुरू हुआ था बौद्ध एवं जैन धर्म के आसपास, या आप कह सकते हैं कि
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये शुरू हुआ था। तो धान तो नहीं हो सकता, तो इसलिए केवल एक सही होगा। देखते हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। संत कबीर नगर जिले में लोहरा देव में पुरातात्विक निष्कर्षों ने संकेत दिया है कि मध्य गंगा घाटी उत्तर प्रदेश पहले किसान का घर रहा होगा। ठीक है, पहले किसान का घर उत्तर प्रदेश रहा होगा, बड़ी बात है ये, लोहरा देव। ठीक है, मध्य पूर्व और पश्चिम एशियाई देशों के प्राचीन निवासी जौ और गेहूं पसंद करते थे। ठीक है, हमने आपसे बताया ना कि जौ और गेहूं ये सबसे पुरानी फसलें हैं, जौ और गेहूं ये सबसे पुरानी फसलें हैं, धान नहीं, धान इनसे नवीन फसल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के सद में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, यहाँ सद नहीं होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए। ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा से कथन सही है। भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर में, जो ना जानते हो जान लें। इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इसमें देखिए एक दो दोनों सही है। देख लेते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल में 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ था। ठीक है, 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य में हुआ था। यह विश्व का प्राचीनतम हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण ईंटों से हुआ है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि ईंटों से बना, ईंटों से निर्मित ईंटों से निर्मित विश्व का प्राचीनतम मंदिर तो ये होगा भीतरगांव मंदिर कानपुर। भीतरगांव मंदिर कानपुर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेक्शन शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कुल 29 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। 30 नंबर के प्रश्न से डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसका सेक्शन हम जल्दी ही लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।